अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और इसके साथ ही हमने आज रेजोनेंस के आर्टिकल को भी डिस्कस करना है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं रेजोनेंस के। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशंस का मतलब क्या है। फ्री ऑसिलेशंस का मतलब ये है कि आपके पास कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो अगर विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम की ऑसिलेशंस का मैं डिस्कस करूंगा तो उन ऑसिलेशंस को मैं नाम दे देता हूँ फ्री ऑसिलेशंस। लेकिन अगर इसी फ्री सिस्टम के ऊपर मैं एक पीरियोडिक फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो जिससे सिस्टम का एम्पलीट्यूड या तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा या उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि सिस्टम के ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगना शुरू कर दे तो उन पीरियोडिक फोर्स के जरिए असर जो ऑसिलेशन सिस्टम में जनरेट होती हैं उन ऑसिलेशंस को हम नाम दे देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस का। तो इसको देख लेते हैं फ्री और फोर्स ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है। फ्री ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम without influence of external force are called free oscillations। किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशंस हैं विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। अब फ्री ऑसिलेशंस के दौरान जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम दे देते हैं? हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के केस में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सिंपल पेंडुलम की, फॉर एग्जांपल वो सिंपल पेंडुलम था तो आपसे पूछ लिया जाए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है तो बुक ने लिखा हुआ लेंथ ओनली, वो सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक स्विंग ले लें, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो फ्री ऑसिलेशन कर रही है तो उसकी ऑसिलेशन जो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे डिपेंड करेगी। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती है। हम कहते हैं किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशंस अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल फ्री ऑसिलेशंस के ऊपर मैं पीरियोडिक फोर्स लगाना शुरू कर देता हूं तो ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस of a system under the influence of external periodic force, external continuous periodic force are called forced oscillations। और एक ऐसा सिस्टम जो फोर्स ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अ फिजिकल सिस्टम undergoing forced oscillations is called forced or driven
हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम जो क्या कैसे मूव कर रहा है, अंडरगो कर रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है। उस फिजिकल सिस्टम को मैं क्या नाम दे देता हूं, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी व्हीकल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कार ले लेता हूं, बाइक ले लेता हूं, कोई भी व्हीकल है, उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशन जनरेट होती है ड्यू टू रनिंग इंजन, जब उसका इंजन रन कर रहा है, उसके अंदर जो ऑसिलेशन होंगी उन ऑसिलेशन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, फोर्स ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशंस इन व्हीकल्स बॉडी ड्यू टू रनिंग इंजन। सेम आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और या वुडन बोर्ड है, और वुडन बोर्ड कैसा है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, उन स्ट्रिंग्स के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो उस वुडन जो ब्लॉक है या जो वुडन बोर्ड है उस वुडन बोर्ड के अंदर जो ऑसिलेशन जनरेट होंगी वो भी क्या है, फोर्स ऑसिलेशन में। तो ये सिंपल फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन में अगर तो एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो हो जाता है, और फोर्स्ड में या तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या फिर एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है रेजोनेंस। रेजोनेंस यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। हमने कहा कि एक तो सिस्टम की किसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरी जो फोर्स लगा रहे हैं पीरियोडिक फोर्स, डेफिनेटली उसका भी कोई टाइम पीरियड है या उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर टाइम पीरियड आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशंस का फ्री ऑसिलेशंस या नेचुरल टाइम पीरियड के बराबर हो जाए या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूँ, रेजोनेंस। इन रेजोनेंस हम कहते हैं क्या, इन रेजोनेंस हम कहते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ periodic force becomes equal to one of the natural frequencies of ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। उसकी फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की और जो पीरियोडिक फोर्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो मैं क्या लिखता हूं, इन रेजोनेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ periodic force becomes equal to one of the natural frequencies of forced or driven harmonic ऑसिलेटर। मैंने क्या बोला है कि रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी है पीरियोडिक फोर्स की वो इक्वल हो जाती है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज, कौन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स बिकम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो इस कंडीशन को मैं क्या नाम दे देता हूं, इस कंडीशन को मैं नाम देता हूं रेजोनेंस की। ये कंडीशन है। इन फ्रीक्वेंसीज के सेम होने का मतलब आसान अल्फाज में ये भी है कि दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एट रेजोनेंस आप लोगों ने याद रखना है मैक्सिमम एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। दूसरी चीज, इसी रेजोनेंस के अंदर आपके पास पीरियोडिक फोर्स जितनी मर्जी फीबल हो, फीबल को मैं आसान अल्फाज में कह देता हूं जितनी छोटी हो, जितनी स्मॉल हो, चेंज इन एम्पलीट्यूड उतना लार्ज होता है। तो एट रेजोनेंस
amplitude is large, even product force is feeble या स्मॉल। प्रोडक्ट फोर्स फीबल या स्मॉल भी है, फिर भी एम्पलीट्यूड क्या होता है, लार्ज होता है। रेजोनेंस को समझ लेते हैं कि रेजोनेंस सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक स्पोर्ट है, फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट है, इसके साथ दो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं S1 और इस एंड पे लगी हुई है S2। ये दो स्ट्रिंग्स हमने इसके साथ लगा दी हैं। मैं इसके साथ एक रॉड कनेक्ट कर देता हूं। ये हमने रॉड लगा लिया और ये रॉड है रॉड A B। मैंने क्या किया, सिंपली दो स्ट्रिंग्स ले ली S1 और S2 और इनके साथ क्या कनेक्ट कर दिया है, रॉड कनेक्ट कर दिया ए बी। अब इस रॉड के साथ मैं तीन पेयर्स लेता हूं पेंडुलम्स के, ए डैश, बी डैश, सी डैश। पेंडुलम्स किस तरह लिए कि इन सब की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, लेकिन ए डैश की लेंथ सेम है, बी डैश की लेंथ सेम है, सी डैश की लेंथ सेम है। मतलब हर पेयर की लेंथ सेम है, लेकिन एक दूसरे पेयर के साथ कंपेयर करूंगा तो डिफरेंट पेयर्स की लेंथ डिफरेंट होगी। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है मेरे पास, हम यहाँ पे एक सेकंड पेंडुलम ले लेते हैं बी और एक थर्ड पेंडुलम ले लेते हैं सी। सेम मैंने कहा कि पेयर की फॉर्म में लेनी है, तो सी के पैरेलल सी जैसा पेयर ले लिया, वो है सी डैश। बी के पैरेलल एग्जैक्टली बी जैसा पेयर ले लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि हर पेयर की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है और एग्जैक्टली एक दूसरे के वो कॉपी है। ये बी डैश हो गया और ए के पैरेलल भी कंसीडर कर लेते हैं ये है ए डैश। मतलब मैंने पेयर ले लिए पेंडुलम्स के ए डैश, बी डैश और सी डैश। मैंने क्या लिए, सपोज क्या किया है, 3 pairs of pendulums। कौन कौन से थे, ए डैश था, बी डैश था एंड सी डैश था। हर पेयर की लेंथ से क्या थी, सेम थी, लेकिन दूसरे पेयर से डिफरेंट थी। अब मैं करता क्यों, मैं क्या करता हूं, मैं सी के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं। सी के ऊपर मैंने क्या लगाई, परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसे मैंने फोर्स लगाई। सी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई जिसकी वजह से सी ने क्या शुरू की, ऑसिलेशन शुरू की। जैसे ही सी ऑसिलेट होगा, देखिए सी के ऊपर फोर्स लगी, सी ऑसिलेट होना शुरू हुआ। सी की ऑसिलेशंस की वजह से रॉड में क्या जनरेट हो गई, इस ऑसिलेशन की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो रॉड ए बी था इसमें डिस्टर्बेंस हुई। मतलब ये ऑसिलेट हुआ, ये डिस्टर्बेंस अब शिफ्ट हो गई है रिमेनिंग पेंडुलम्स को। ये डिस्टर्बेंस कहां पे शिफ्ट हुई, अदर पेंडुलम्स को। कौन कौन से थे अदर पेंडुलम्स, थे ए डैश, बी डैश और सी डैश, उनको भी मूव होगी। अब मैं जब इनकी मोशन को देखूंगा तो मुझे नजर आएगा जो कि सी डैश है, मुझे क्या नजर आएगा, सी डैश का जो एम्पलीट्यूड है वो स्लाइटली मोर है एज कंपेयर टू ए डैश, बी डैश। सी डैश का एम्पलीट्यूड राइज कर जाएगा, स्लाइटली मोर होगा क्या, एम्पलीट्यूड। इसकी रीजन क्या थी, इसकी रीजन ये थी कि सी डैश की जो लेंथ है और टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ सी। मैं रिपीट कर रहा हूं,
सी डैश का जो टाइम पीरियड था एग्जैक्टली सेम था जैसा कि सी का था, लेंथ भी सेम थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी ए बी रॉड की और सी डैश की वो दोनों सेम थी। सेम होने की वजह से वहां पे मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन हुई, और जो सी सी डैश का एम्पलीट्यूड था वो क्या हुआ, मोर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू ए डैश एंड बी बी डैश। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं बी के ऊपर फोर्स लगाता, अब मुझे नजर आता कि बी डैश का एम्पलीट्यूड बाकी की निस्बत क्या होता, ज्यादा होता। मैं ए के ऊपर फोर्स लगाता तो ए डैश का एम्पलीट्यूड बाकी की निस्बत ज्यादा होता, क्योंकि अब रेजोनेंस इनमें होनी थी। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस के वहां से मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। और फ्रीक्वेंसीज किसकी सेम होंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, या हम इनको बोलते हैं कि दोनों के टाइम पीरियड्स एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। टाइम पीरियड सेम होने से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है, ये कंडीशन कहलाती है आपके पास रेजोनेंस। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को अगर हम डिस्कस करना चाहें कि रेजोनेंस के क्या एजेस हैं, हमें क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेज होता है रेजोनेंस का, क्या डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले मैकेनिकल रेजोनेंस को अगर हम देखें, मैकेनिकल रेजोनेंस की जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्विंग है। मैकेनिकल रेजोनेंस फॉर एग्जांपल स्विंग की एग्जांपल लें, झूले की। अब स्विंग के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं और कंटिन्यूस पीरियोडिक फोर्स लगाते जाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, झूले में बैठे हुए शख्स का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। अगर मैं कहूँ ब्रिज के ऊपर जब मोशन होती है किसी भी मिलिट्री ट्रूप की, इस ब्रिज के ऊपर से कोई मिलिट्री ट्रूप गुजर रहा है, मिलिट्री ट्रूप, और वो मिलिट्री ट्रूप मार्च कर रहा है, तो हम कहते हैं कि आप अपना मार्च स्टॉप कर दें। हम कहते हैं इस मार्च को हिदायत क्या दी जाती है, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, टू ब्रेक देयर स्टेप्स। जी अपने स्टेप्स को ब्रेक करते हैं, रोक दें आप जो मार्च कर रहे हैं। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि उनकी जो मोशन होती है बड़ी रिदमिक होती है, उनकी मोशन में रिदम पाया जाता है, ये तो हमें पता है। उनका जो मार्च होता है वो मार्च होता है रिदमिक मार्च। जब एक रिदम से वो मार्च कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लार्ज एम्पलीट्यूड जनरेट होता है। कहां पे, इन ब्रिज स्ट्रक्चर। और लार्ज एम्पलीट्यूड जब ब्रिज स्ट्रक्चर में जनरेट हो गया मतलब वहां पे रेजोनेंस जनरेट होना शुरू हो गई है। ब्रिज की फ्रीक्वेंसी नेचुरल और जो अपराइड फोर्स है इनकी रिदमिक वो फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो ब्रिज आपका गिर सकता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में टेकोमाक एक ब्रिज था, वहां पे इसी तरह मिलिट्री ट्रूप मार्च करते हुए गुजर रहा था, उसके मार्च की वजह से वो ब्रिज में हादसा पेश आया था, ब्रिज गिर गया था। तो ये कंडीशन होती है, इस वजह से उनको रोक दिया जाता है। ये तो हो गई आपके पास मैकेनिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज रेडियो ट्यूनिंग। जो रेडियो की ट्यूनिंग है वो बेस्ट एग्जांपल है किस चीज की, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। या रेडियो ट्यूनिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। उल्टे भी पूछा जा सकता है, रेडियो ट्यूनिंग में हम करते क्या हैं, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, रिसीवर एंड वाली और ट्रांसमिशन एंड वाली। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने सेम करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी, ट्रांसमिशन becomes equal to frequency at receiver end। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं तो रेडियो ट्यूनिंग इस चीज को बोलते हैं। इन एक्चुअल क्या होता है थोड़ा सा मैं बैकएंड में बता दूं, तो हमारे रेडियो सेट के अंदर ना एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है।
उस वेरिएबल कैपेसिटर को गैंग कैपेसिटर का नाम भी देते हैं, मतलब ये फिल्टर सर्किट का नाम देते हैं, ट्यूनिंग सर्किट कुछ भी कह लें उसको। हमने नॉब की मदद से, रिमोट की मदद से इन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है। मतलब एफएम की बात करूं तो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके मान लो 8 मेगाहर्ट्ज तक के जो सिग्नल्स हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आपके एयर में मौजूद हैं, इतने चैनल्स हैं। अब आप क्या करते हो, आपने रिमोट कंट्रोल की मदद से, नॉब की मदद से, बटन की मदद से 108 को सिलेक्ट कर, 100 को सिलेक्ट कर लिया। 100 का मतलब यह है कि आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन जनरेट करवाई हैं इन द एंटीना ऑफ योर रेडियो सेट। सेम टेलीविजन सेट में भी यही होता है। तो रेडियो सेट के एंटीना में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दरमियान फोर्स्ड ऑसिलेशन होना शुरू होगी। कितनी टाइम्स? 100 मेगाहर्ट्ज उनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। उन 100 मेगाहर्ट्ज ने सर्च आउट करना है एयर में। एयर में 88 से लेके 108 तक सारे मौजूद हैं। उनको जैसे ही 100 वाला मिलेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तो एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन होगी उस सिग्नल से। इस तरह वो सिग्नल एक स्पेसिफिक चैनल वाले जो से सिग्नल्स को रिसीव करना शुरू कर देते हो, मैक्सिमम एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर देते हो, और आप एक स्पेसिफिक चैनल को क्या करते हैं, सुन सकते हैं। तो ये रेडियो ट्यूनिंग में एक बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। हीटिंग थर्मल रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, थर्मल रेजोनेंस यूजुअली यूज होती है इन हीटिंग एंड कुकिंग। दो चीजों में हम इसको यूज करते हैं, हीटिंग एंड कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें, अब जो माइक्रोवेव ओवन है ये कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। हमें पता है यहाँ पे खाना बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। वजह क्या है, यहाँ पे हम थर्मली रेजोनेंस जनरेट करते हैं। जो आपके पास फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान, और जो हमने वेवलेंथ जनरेट करवानी है उनके दरमियान। कैसे? जब वेवलेंथ यहाँ पे यूज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वेवलेंथ आप जो यूज करते हो इन माइक्रोवेव ओवन वो होती है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी वेव्स की, ये आप लोगों ने याद रखना है, 2450 मेगाहर्ट्ज। ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से ये भी याद रखने हैं। तो हीटिंग एंड कुकिंग में भी हम किसको यूज करते हैं, रेजोनेंस को यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आप पूछ सकते हैं।